अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने। आप सब जानते हैं सर को, हम अक्सर सुनते रहते हैं और आज भी सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। माय प्लेजर, थैंक यू आरजू। सर 200 के ऊपर पहुंच गया डॉलर और उसके साथ साथ जो है भाग दौड़ भी लोगों की शुरू हो गई है, लेकिन काफी उम्मीद है लोगों को अभी भी जो पाकिस्तान में रहते हैं। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसा काम हो जाएगा जिससे कि बचाया जा सके, इस सिचुएशन से बचा जा सके। और आप क्या देख रहे हैं, साथ साथ पंजाब असेंबली में भी जो हलचल मची हुई है, जो कि कोर्ट का नया ऑर्डर आया है, तो आप किस तरह देखते हैं इन सब चीजों को? आरजू, वो जिस तरह कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी अब 200 तो अभी पार्टी का आगाज हुआ है। मैं आज खास कर यहाँ पे जो मेरा दिल, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे भी पूछने का मैं इंटरेस्टेड हूँ और कुछ मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी पूछने में इंटरेस्टेड हूँ। आज मई 18, 2022 है और मैं पहले 10 पॉइंट्स अपने, मेरे 10 क्वेश्चंस प्लस माय फीलिंग्स वो सारी एक्सप्रेस करना चाहूंगा और उसके बाद इन सारी चीजों का तज्जिया करते हैं। आरजू, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आज पाकिस्तान का मई 18 को वजीर आजम कौन है? पाकिस्तान में बादशाहत है? कौन है बादशाह? आज पाकिस्तान में मार्शल लॉ है, जमहूरियत है, क्या है? मुझे कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो अंधेरा नजर आ रहा है। अगर आपको नजर आ रहा है तो प्लीज मुझे गाइड करें। आपका इकोनॉमिक मिनिस्टर कौन है आज? मुझे नहीं पता। आज एस्टेब्लिशमेंट को कौन लीड कर रहा है? मुझे कोई पता नहीं। बिलावल साहब न्यूयॉर्क में पहुंच चुके हैं। दोहा में आज IMF के आपके साथ डायलॉग शुरू हो चुके हैं। वहां पे मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद नहीं है। उन डायलॉग्स के आप क्रेडिबिलिटी देख लें कि जहां आपका फाइनेंस मिनिस्टर ही मौजूद नहीं। 63A के बारे में ओपिनियन आ चुकी है, राय आ चुकी है, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बिल्कुल एक कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। जो 63A ने, कुछ लोग आधा पाकिस्तान मिठाइयां बांट रहा है और आधा पाकिस्तान कह रहा है कि हमें कोई एतराज नहीं। पाकिस्तान, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक अबूरी वजीर आजम पाकिस्तान पहुंच चुका है, जिसको वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जा चुका है, जो कि IMF का मुलाजिम है। और अगर अगले कुछ दिनों तक कुछ ना हुआ पाकिस्तान में, IMF के साथ डील ना हुई, तो आपका जो डॉलर है, जो आपने कहा है 200 रुपए, वो 300 तक जाने का दिया है। पेशावर वाले हमारे जो लीडर हैं वो अफगानिस्तान गए थे, वहां से 30 मई तक की जंगबंदी की खबर लेकर आए हैं। 10वां बयान ये है कि 3 जवान शहीद हुए हैं और हम उस जंगबंदी के रिटर्न में तावान दे रहे हैं। आपको यहाँ हमारी कौम को ये नहीं पता कि जब भी आप तालिबान के साथ या इन वजीरिस्तान या जब आप इनसे डील करते हैं तो आप उनको ताइवान देते हैं, कैश देते हैं या असलहा देते हैं। पहले, अब असलहा तो खैर अमेरिकन उनको बहुत दे गए हैं, अब आप उनको डॉलर देते हो। ये 10 खबरें, ये पाकिस्तान के खतरात। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कौम किधर है। कौम आमर लियाकत की तीसरी बीवी से पूछ रही है कि मर्दाना कमजोरी थी या नहीं थी। ये स्टेट ऑफ माइंड है। शीरी मजारी अल ऐलान जो है आपको न्यूट्रल्स कह के सुबह शाम आपको जूते मार रही है आपकी कौम को, और उसकी कोई पकड़ नहीं। उनके पास लाइसेंस है और एक वाहिद पार्टी मैं समझता हूं 74 साल में जिनके पास लाइसेंस है, जिसके मर्जी कपड़े उतार दें, चाहे वो अदलिया हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सियासतदान हो, लेकिन वो हर किसी ग्रुप में नहीं आते। तो इन सर्कमस्टांसेस में मेरा ये क्वेश्चन है, आज मई 18, 2022, आपका वजीर आजम कौन है? आपके डिसीजन कहां हो रहे हैं? आपके एस्टेब्लिशमेंट को लीड कौन कर रहा है? और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये मेरे लिए खुद सवालिया निशान है। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुल्क को चला तो फिलहाल फौज ही रही है, एस्टेब्लिशमेंट ही चला रही है, लेकिन बाजवा साहब के डिजाइन की बातें भी चल रही हैं। वो कहां तक? देखिए, वो बातें वो हो रही हैं, लेकिन चलाने वाले अगर होते, इस वक्त आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है अंडर क्राइसिस है, आपके सिस्टम्स अंडर क्राइसिस हैं, आपकी अदलिया मौजूद नहीं है, आपका ईवान मौजूद नहीं है, नैब के चीफ का मुद्दत पूरी होने वाली है, आपके पास अपोजिशन नहीं है जो असूली तौर पर
उनको नया अपॉइंट किया जा सके। आपके पास अबूरी वजीर आजम जो आए हैं वो किसी और इंस्टीट्यूशन, मुझे ये भी नहीं पता कि वो आइदर उस अमेरिकन सिटीजन है या उनके पास ग्रीन कार्ड है। जिस तरह मोइन कुरैशी साहब आए थे वो लैंड कर चुके हैं, लेकिन ये पाकिस्तान है, ये क्या है? ये कंट्री है या बकरियां हैं, ऊंट है, ये क्या है? ये कि एक फॉरेन कंट्री का सिटीजन वो लैंड करके अब आपका अबूरी वजीर आजम बनने लगा है, और आपके इस वक्त आपको पता नहीं है, हर चैनल पे जाए तो वो कहते हैं अगले 48 घंटे, अगले 38 घंटे, अगले 40 घंटे। ये घंटों मिनटों पे कंट्री कभी चले हैं, मुझे ये बताएं। और फिर वो ऐसा मुल्क जो है जो कि एटॉमिक पावर है। ये सारे मेरे 10 क्वेश्चंस आप देख लें, और उसके बाद मुझे आखिर में सबसे बड़ा जो बात है कि आप एटॉमिक पावर हैं और आप एक पूरी रीजन के लिए ट्रबल कर सकते हैं, बल्कि ट्रबल बन चुके हैं आप उस पूरे रीजन के लिए। लेकिन सर इस तरह के प्राइम मिनिस्टर तो पहले भी आते रहे हैं जो ब्रीफ केस उठा के आए और चले गए। बिल्कुल, लेकिन आज फिर आप वहीं खड़े हैं। मेरा मकसद, आप 1947 से लेकर क्या कारनामा आपने अंजाम दिया है आज तक? या तो मुझे कारनामा ही बताएं। दुनिया आगे की तरफ जा रही है, दुनिया 2+2 कर रही है, दुनिया मेरा मकसद अपनी बुलंदियों को टच कर रही है, आप बस्तियों को टच कर रहे हैं। आप करप्शन में एक साल के अंदर 126 से 140 नंबर पर चले गए आप। और आज भी आपको पता है इन सर्कमस्टांसेस जो मैंने आपको सारे बताए हैं, जब केआस होता है सोसाइटी के अंदर तो दो चीजें होती है, डाके खुले पड़ते हैं क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं होता। और आज भी को वही हालात है, आपकी ब्यूरोक्रेसी मायूस है, और उनको जो उनमें से ब्यूरोक्रेसी के गंदे अंडे में खुल के तबाही फेर रहे हैं, आपकी रिश्वतों के और रेट लग रहे हैं, बिक रही हैं चीजें, लेकिन मार खा किसी को कोई एहसास नहीं है। मैं हैरान हूं इस बात पे कि कोई किसी के माथे पे बली नहीं, किसी को कोई तशवीश नहीं है, सब चैन के साथ बैठे हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं। मेरा मकसद है कि ऊपर आपके गिद्दें फिर रही हैं, कवे फिर रहे हैं आपके ऊपर। आप इतने कमजोर हो चुके हैं। आप जंगबंदी, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आप उनको तावान दे रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि जंगबंदी एक्सटेंड कर दें, हमें ये कर दें। कभी कितनी कमजोर आप सोचें सही कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर हो चुकी है, जो मेरे लिए दुख का बायस है। मैं फिर भी पाकिस्तानी अमेरिकन हूं। मैं सोचता हूं कि क्योंकि आप बैठी हैं इस्लामाबाद में, आपको सिर्फ पाकिस्तान नजर आता है। मैं जब यहां बैठ के देखता हूं तो मुझे श्रीलंका भी नजर आता है, मुझे बांग्लादेश की तरक्की भी नजर आती है, मुझे भारतीय तरक्की भी नजर आती है, मुझे दूसरे ममालिक की तरक्की भी नजर आती है। जब वो यहाँ पे आते हैं, जब उनके डायलॉग होते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, और जब मैं यहाँ के न्यूज़पेपर पढ़ के उनकी तरक्कियां देखता हूँ, दुख होता है। क्योंकि आपके पास तो वो देखे ना, आपके पाकिस्तान में तो एक भी इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं, जो एक था वो भी बंद हो चुका है। आपकी तो जो खबर देना चाहते हैं वो दे रहे हैं लोग। आपके तो जर्नलिज्म तो खत्म हो चुका है। आप तो ट्विटर पे कंट्री चल रहा है, टिकटॉक पे कंट्री चल रहा है। लेकिन सर साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट चल गई और एक साल उन्होंने निकाल लिया, यानी अगले साल इलेक्शन ले गए अगले साल तक, तो काफी चीजें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी, और इमरान खान का जो एक जोश जज्बा है वो भी शायद थोड़ा ठंडा पड़ जाए। मैं डिसएग्री करूंगा इससे। 25 दिन के अंदर, मैं खुद बहुत बड़ा फैन था शहबाज शरीफ साहब के बारे में, यही सुनता था कि गुड अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सोते नहीं है, सारा दिन जागते रहते हैं, रात को भी। लेकिन मुझे ये बताएं कि 25 दिन में एक भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया हो? मुझे ये बताएं कि इस नाजुक वक्त में सारी कैबिनेट को उठा के वो लंदन चले गए, यहां बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते थे, टेलीफोन पे बातें नहीं हो सकती थी। तभी तो मैं कह रहा हूं कि आपके 2 वजीर आजम हैं, 2 आपके इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं, आपको पता ही नहीं है कि कंट्री किस डायरेक्शन में है। अगर ये हालात थे तो या तो गवर्नमेंट में आते ना, और अगर आ गए हैं तो चल नहीं रहा तो रिजाइन दे देंगे। और मेरे ख्याल में आपकी डायरेक्शन वही है, क्योंकि मेरी खबरों के हिसाब से कि मैंने आपको बताया है कि दोहा में भी कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन पिंडी के अंदर भी इजलास हो रहा है, और बहुत ज्यादा प्रेशर करंट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जा रहा है कि इलेक्शन के हवाले से। और इलेक्शन किस तरह होंगे, अबूरी हुकूमत है। तभी तो मैंने आपको कहा है कि कराची में आपका नया अबूरी वजीर आजम लैंड कर चुका है, मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से। आप शायद इनकी बात कर रहे हैं, मैं इन्हीं की पिक्चर ढूंढ रही थी अभी। आप इन्हीं की बात कर रहे हैं, शेख साहब की? इन्हीं की बात कर रहे हैं। यही IMF के मुलाजिम है, और पता नहीं ग्रीन कार्ड होल्डर है या सिटीजन है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि आप पाकिस्तान तभी चलेगा जब पाकिस्तानी लीडर होंगे। जब लीडर इंपोर्ट करेंगे तो आप क्या होंगे? मुझे समझ नहीं आती खास साहब कौन सी गुलामी और कौन सी खुद मुख्तारी की बातें कर रहे हैं। क्या ये दुनिया को एक चूरन बेच रहे हैं, तबाही के किनारे पे ले जा चुके हैं?
एक मिनट के लिए फर्ज करें कल इमरान साहब को गवर्नमेंट पकड़ा दी जाती है, कल ही पकड़ा दें आप, 19 मई को पकड़ा दें, कौन सा उनके पास अलादीन का चिराग है जो पाकिस्तान को बचा लेंगे? शौकत तरीन साहब खुद कह के गए थे, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि इनकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। खान साहब ने अगले दिन स्टेटमेंट दे दी, ओ जी इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया, 200 रुपए का डॉलर। खान साहब आपके दौर में भी तो फ्री फॉल पे था। IMF के लिए लेजिस्लेशन आपने की है, शहबाज शरीफ ने थोड़ी की थी, आपने खुद की थी। लेकिन ये कि पाकिस्तान दर हकीकत में, मैं ये एक आखिरी क्वेश्चन ये करूंगा आरजू आपसे, किसी पार्टी के पास कोई इकोनॉमिक प्लान है कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है और इंपोर्ट किस तरह कम करनी है? किसी के पास कोई है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरह लाना है? किसी के पास प्लान मौजूद है कि IT की तालीम बच्चों को किस तरह देनी है? लेकिन आग जलाने के लिए तैयार है, मुल्क तबाह करेंगे, कंटेनर उठाओगे, इस्लामाबाद आओगे, पाकिस्तान को आग लगाओगे। जवानों सुनो, मैं सीरियस कह रहा हूं, सिर्फ यही नारे लग रहे हैं और कौन सा नारा लग रहा है? कोई बता रहे हैं कि कोई एक गलती एडमिट की हो खान साहब ने? कोई एक भी गलती 4 साल की अपनी एडमिट की हो कि मुझसे फलां गलती हुई है? नहीं की उन्होंने। सर इन्होंने तो पाकिस्तान की उसी वक्त जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद करवा दी थी, जब इन्होंने चाइना को परमिशन दे दी थी कि वहां से सारा सामान उससे कहीं ज्यादा सस्ता जो पाकिस्तान में बनता था वो यहाँ पे भर दिया लाके हर तरह का। तो हमारे यहाँ की फैक्ट्रीज तो वैसे ही बंद हो गई। तो फिर अब ये दोबारा से चाइना का सामान जब तक बाहर नहीं निकालेंगे, वहां से चीजें रोकेंगे नहीं, यहाँ पे दोबारा इंडस्ट्रीज नहीं शुरू होंगी, मगर ये कौन करेगा? आपके ख्याल से कोई है जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को करे? आप नहीं ऐसे स्टोरी कुछ दूसरे तरीके से। आरजू, आपने CPEC की नजर में 26 करोड़ रुपया चाइना का खाया, 26 करोड़ डॉलर, 26 बिलियन डॉलर आपने उनका लूटा है। उनका आपका 26 बिलियन डॉलर लूटा है आपने, उनकी डबल बिलिंग ओवर बिलिंग कर करके, इसलिए वो नाराज हैं। और उसके बाद आपने कहा था कि हम आपकी जिंदगियों की जमानत देंगे, आपके लिए अलग फौज बनाई जाएगी सिक्योरिटी के लिए, आप वो भी प्रोवाइड नहीं कर सके। अब बात यहां पे खड़ी है, वो कहते हैं अगर हम प्रोजेक्ट आगे लेके जाएंगे हम अपनी फौज लेकर आएंगे पाकिस्तान में अपनी हिफाजत के लिए, वो भी अगर वो माने तो, क्योंकि आपने 26 बिलियन डॉलर उनका खाया है। वो सारे का सारा अमेरिका, लंदन और आपका दुबई पहुंच चुका है। उन्हें भी पता है वो कौन सा नाक में रोटियां डाल रहे हैं चाइनीज बैठे, उनको नहीं पता आपका नंबर 140 है करप्शन में। मगर सर अब यहाँ पे कोई सूरत तो होगी, जैसे लोग काफी पुरुमीद हैं कि अगर एक साल मिल जाए जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है उसको, तो शायद कुछ चीजें ये हैंडल कर पाए, क्योंकि अभी बहुत वो कह रहे हैं बहुत शॉर्ट टाइम है जिसमें हम ये फैसला कर रहे हैं कि इनसे कुछ नहीं हो पा रहा। वो खुद भी ज्यादा घबराए हुए, दूसरे बार बार जो जलसे चल रहे हैं इमरान खान के। मेरे ख्याल में देखे, मैंने आपको पहले बताया था कि कौम की ज़हनी हालत ये है कि वो अमर लियाकत की मर्दाना ताकत में ज्यादा इंटरेस्टेड है वर्सेस कि वो देखें कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। आप देखें जरा खास साहब के जलसों में जो लोग आते हैं उनकी ज़हनी सलाहियत क्या है। और 18 से 20 साल 24 साल के बच्चे डेटिंग करने आते हैं, वहां पे बच्चियां भी आ जाती हैं, वो भी बच्चे भी आ जाते हैं। ये रवाज इन्होंने रस्म डाला था कंटेनर पर बैठ के, बच्चियां और बच्चे रोजाना शाम को, दिन में वहां कोई भी नहीं होता था, शाम को वहां डेटिंग शेटिंग वो आ जाते थे ठेले वाले, और वहां पे दमादम मस्त कलंदर करके चले जाते थे। वही कॉन्सेप्ट शुरू से चल रहा है। स्टेज पे खड़े होकर चाहे आप अमर बिन मारूफ के नारे लगाएं, लेकिन नीचे तो बच्चे बच्चियां बेचारे डेटिंग करने, अब शुगर मेला देखने आते हैं वहां पे कोई मिच्योर, मैंने देखा, मैंने सारी पूरा इसका एनालिसिस किया है कि PTI के जलसों में आ कौन रहा है। वहां पे वही 18 से 24 साल के बच्चे आते हैं, फन करने आते हैं। उनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं। उनसे पूछा जाए कि व्हाट द PTI स्टैंड फॉर, तो उनको नहीं पता कि PTI क्या चीज। मुझे ये बताइए, खान साहब को खुद नहीं पता कि तहरीक इंसाफ क्या चीज है। मेरा बात आपने ये गौर से सुननी है नौजवानों। खान साहब ने अगले दिन जलसे में कहा है मुझे इंसाफ लेकर दोगे? लोगों ने कहा हाँ लेकर देंगे। और मियां तहरीक इंसाफ के हेड तो आप हो, इंसाफ तो आपने लेके देना था लोगों को। अब आप लोगों को कह रहे हो कि मुझे इंसाफ लेकर दोगे। देखे क्या ड्रामा है, देखे। मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ कि हाउ ही इज देख। लेकिन एक बात है, मेरा दिल करता है मैं खान साहब से क्लासें लूं, माइंड गेम के वो मास्टर हैं, मैं उसमें मान गया हूं। तो सर एक जगह वो ये भी तो कह रहे हैं कि उस जहर का नाम बताएंगे जिसे खाने से जो हार्ट अटैक हो जाता है, और साथ साथ कह रहे मेरी जान खतरे में, और साथ कह रहे इन सब के जनाजे एक साथ निकलेंगे। मतलब हर बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। लेकिन नहीं आरज़ू, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि चूरन उनका बिक रहा है। ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी डरा दिया है, नून लीग भी अब डिफेंसिव है। उन्होंने अगले दिन जो कोहाड़ में उन्होंने तकरीर की है वो विक्ट्री स्पीच थी उनकी, वो जीत चुके हैं, मैं ये मान गया हूं। तो आपको क्या वापस आते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ जी,
नहीं वापस मुझे आएंगे? नहीं, वापस नहीं आएंगे, पाकिस्तान को जलाएंगे एक दफा फिर आएंगे वापस। वो इस तरह नहीं आएंगे। वो क्योंकि कहते हैं, देखें ना उनके आने की शर्तें देखें जरा। वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन चेयरमैन चेंज हो, चारों सूबों के इलेक्शन कमिश्नर चेंज हो, सुप्रीम कोर्ट चेंज हो, हर चीज चेंज हो जाए, फिर मैं वापस आऊंगा। और जो मुझे पहले मेरे साथ जो पेशावर वाले थे वो मेरे साथ आके मेरी नैपियां भी तब्दील करेंगे। अगर उनकी शर्तें देखें ना, वो कहते हैं कि मैं इस तरीके से आऊंगा कि फिर मैं डिक्टेटर बन जाऊं, मैं अकबर बादशाह बन जाऊं और आगे फिर जो है मेरे बच्चे आके हुकूमतें करें आगे। तो वो मेरा मतलब उनकी आइडियोलॉजी देखें ना। वो कहते हैं जो बंदे मुझे पसंद नहीं है वो सारे तब्दील हों और फिर मैं आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। वो मैंने आपको बताया ना, वो आएंगे वापस लेकिन मुल्क को जला कर आएंगे और फिर देखेंगे क्या करते हैं। और नौज बिल्ला मैं क्या कहूं कि, लेकिन ये कि जो भी हालात हैं इस वक्त कंट्री के, वो इट्स नॉट इन अ फेवर ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मेरी टोटल हमदर्दियां, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है किसी के साथ। मेरी मोहब्बत स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ है क्योंकि मैं पाकिस्तानी। मैं किसी बिल्कुल, मैं आज के सर्कमस्टांसेस में अगर किसी यूथिया को ये हो एतराज, आज मेरा मशवरा जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास के लिए ये है, या आप सख्त फैसले करें या रिजाइन करें। दो ही तरीके हैं, बिल्कुल। लेकिन सर साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट में भी हमें कुछ लग रहा है गड़बड़ चल रही है। बाजवा साहब के रिजाइन की भी खबरें चल रही हैं कि उन्हें शायद कहा जा रहा है। क्या कहां तक सच है ये बात? आपने कहीं से खबर सुनी? ये सिर्फ एक सोशल मीडिया की हद तक है। परेशान वो जरूर है, पिंडी बौखलाया फिर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर डिवीजन है, चीजें उनके भी कंट्रोल से बाहर है। वरना ये जिस तरीके से शीरी मजारी जो ट्वीट कर रही हैं, ये एक ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं है। उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है और पीटीआई को ऑक्सीजन कहीं से मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है। वरना ये ड्रामा यहां तक पहुंचने ही नहीं था। ये जो आग लगने वाली है इसको पहले ही कंट्रोल कर लेना चाहिए था, हो जाना था अगर यूनाइटेड होते, क्योंकि वही एक इंस्टीट्यूशन है। जब भी पाकिस्तान में कुछ जल्जला आया तो उन्होंने आगे कुछ चीजें बचाई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज वो भी लाचार हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं। तो सर शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 20 मई तक जो है बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है बदलने वाली हैं और उनके भी इस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। काफी क्लोज रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के। आपको लगता है कि उनके ये इस दफा जो बयानात हैं, जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, वो किसी हद तक ठीक है? नहीं, वो किसी हद तक ठीक नहीं है। उनके भी राब्ते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर राब्ते हैं, उनको भी ऑक्सीजन मिल रही है, वो भी मुसलसल डायलॉग कर रहे हैं उनसे। और जो आपने बात की है लॉन्ग मार्च की, कि खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में गए, काफी हैकलिंग हुई उनको वहां से, लेकिन वहां पे उन्होंने शुरली छोड़ आए हैं कि मैं फ्राइडे वाले दिन जो है लॉन्ग मार्च की डेट दे दूंगा। वहां पर रिसेंट ये था हालात। लेकिन शेख रशीद साहब आपको पता है उनका तो वो किबला काबा ही जो है वो गेट नंबर 4 है, और वो गेट नंबर 4 से अभी तक जो है वो जुदा नहीं हुए। उनकी वहां से अभी तक सिग्नल उनको आ रहे हैं और उन्हीं के प्लान के ऊपर वो चल रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन यही है, क्योंकि गेट नंबर 4 नहीं तो शेख रशीद भी नहीं। तो वो शेख रशीद का तो टोटल कैरियर गेट नंबर 4 है, उसके बगैर शेख रशीद डजंट एग्जिस्ट। तो मैंने जिस तरह आपको बताया है कि ना सिर्फ शेख रशीद गेट नंबर 4 से अटैच है, पीटीआई सारी की सारी इस वक्त इनको गेट नंबर 4 या गेट नंबर 3 से इनको इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और ऑक्सीजन इनको मिल रही है। वरना श्री मजारी ने न्यूट्रल्स नहीं करना था। ये एक ज्यादती हो रही। उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूं, ना सिर्फ मैं बल्कि कई लोग जो है वो समझते हैं कि जनरल बाजवा इज द ओनली पर्सन हु इज जो मुहिब्बे वतन नजर आ रहे हैं, या स्टेटमेंटिंग या काम डाउन या पाकिस्तान की स्टेट के बारे में सोच रहे हैं। देयर इज नोबडी एल्स। लेकिन सर साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कराची में और जगह पर जिस तरह से ब्लास्ट हो रहे हैं, बढ़ गए हैं, और टीटीपी का नाम लिया जा रहा है और भेजा भी गया था जनरल फैज को वहां पे बात करने के लिए। तो कुछ लग रहा है आपको कि कंट्रोल कर पाएंगे या ये चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? नहीं, बढ़ेंगी। उसकी वजह यह है कि जब इंसान कमजोर होता है तो ऊपर गिद्धें चक्कर लगाना शुरू कर देती है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन है, गिद्धों ने चक्कर ऊपर लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आप बिल्कुल लाचार हैं, हिलने जुलने के काबिल नहीं है। आप जब तावान देकर एक्सटेंशन ले रहे हैं जंगबंदी की टीटीपी से भी, तो आप देखें ना, उनसे कमजोर आदमी जाके कहता है ना जंगबंदी एक्सटेंड की जाए, ताकतवर तो जवाब देता है उसका। तो लेकिन ये कि आप कमजोर हैं, बिल्कुल कमजोर हैं आप। और ये चीजें अगर कंट्रोल ना की गई बड़ी जल्दी, मैं बड़े अरसे से कह रहा था कि घंटों और दिनों की बात है, लेकिन अगर आपने इसको सख्त फैसले ना किए, आपने डिसाइड ना किया,
आपने अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ना किया, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन ना किया, तो ये जो आपके जो कराची वाली सूरत हाल, बलोचिस्तान वाली सूरत हाल, वजीरिस्तान वाली सूरत हाल फिर बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके कई जो आपके दुश्मन अनासर हैं, दे आर गेटिंग एक्टिव और दे आर वाचिंग द सिचुएशन के आप यू आर हेल्पलेस। लेकिन सर लास्ट में यही पूछना चाहूंगी कि जो आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को सख्त फैसले लेने चाहिए जिससे कि वो डॉलर के रेट को भी कंट्रोल करें और बाकी चीजों को भी, तो कौन से सख्त फैसलों की आप बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा सख्त फैसला तो ये करना चाहिए कि IMF के साथ डील करें, और दूसरा जो सब्सिडीज है उनको बंद करें, और दूसरा मुझे बिल्कुल उनका प्लान पसंद आया था कि बड़ी गाड़ियों वाले जो हैं उनको महंगा उनके साथ दें, और जो मोटरसाइकिल या छोटी लोग हैं जो उनको बिजली पे भी सब्सिडी दी जाए और पेट्रोल पे भी सब्सिडी दी जाए। लेकिन ये जो V8 गाड़ियां जो चलाते हैं 6-6 करोड़ की, जिनके पास करप्शन का पैसा है बहुत ज्यादा, उनके ऊपर टैक्सेस की और हालत होनी चाहिए। गरीब लोगों के लिए कुछ और सब्सिडीज होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उसमें मैं चाहूंगा कि आर्टिकल 6 का इतलाक होना चाहिए। जिन लोग, जिस तरह खान साहब ने अगले दिन कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर एटम बम मार दिया गया है, इस तरह की जो तकारीर हैं उनके ऊपर सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर का नोटिस लेना चाहिए। उसके बाद जो करप्शन हुई है उसको लोगों के सामने रखना चाहिए, उनके ऊपर केसेस बनाने चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए, ये फैसले करने चाहिए। और उसके बाद मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब को निकल के चाइना जाना चाहिए, इनको चाहिए अमेरिका भी आए, यूरोप का दौरा करें, भारत के साथ ट्रेड, ना सिर्फ ट्रेड मिनिस्टर भेजा है इन्होंने, वहां उनके साथ ट्रेड की बात की जाए, उनके साथ जितने डायलॉग दोबारा शुरू किया जाए, चाहे कश्मीर की चीजें हो या दूसरी चीजें, डायलॉग कहीं ना कहीं से शुरू होना चाहिए, वरना डायलॉग बंद करके सोल्यूशन नहीं होता किसी चीज का भी। और इस तरह के सख्त डिसीजन जो है वो लें, और पाकिस्तान को अगर वो समय, मेरी नजर में ये डिसीजन आपको ASAP बेसिस पे लेने होंगे, चाहे उसमें जो कुछ भी जिस तरह की मुश्किलात हों, लेकिन वरना अगर ना ये किए जाए तो फिर मैंने आपको कई दफा कहा था श्रीलंका बहुत छोटा सा मुल्क है और 92% लोग पढ़े लिखे हैं। आपका उनके साथ नहीं मुकाबला, आपका मुकाबला अफगानिस्तान की डायरेक्शन आपकी अफगानिस्तान की है, या फिर तैयारी कर लें आप अफगानिस्तान बनने की। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, और जैसे आपने मशवरे दिए हैं बिल्कुल उसी पे अमल होना चाहिए, और पाकिस्तान को इसी तरीके से मुश्किल से निकाला जाना चाहिए। मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं जब ये वीडियो रिलीज़ करूँगी तो ये आपका जो ये वाला लास्ट जो बात आपने की है इसका क्लिप बना के मैं ज़रूर PMLN के लीडर्स को भेजूंगी, और उसमें मरियम औरंगजेब और इन सबको भेजूंगी, एहसन इकबाल वगैरह को व्हाट्सएप कर दूंगी, ताकि उन तक आवाज़ जानी चाहिए सर, हमारी आवाज़ उन तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने मुल्क की फिक्र है। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।